दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे पति पत्नी की है जहाँ पर पति अपनी पत्नी को खुश रखने का हर भरसक प्रयास करता है। लेकिन इसके बावजूद भी पत्नी कभी खुश नहीं होती, उल्टा पति को ही उल्टा सीधा सुनाती है। फिर दोनों की जिंदगी में अचानक एक ऐसा तूफान आता है जिससे दोनों की जिंदगी बदल जाती है। क्या होगा जब पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की सच्चाई का पता लगेगा? आइए जानते हैं। मैंने कहा ना कि मुझसे दूर रहो, ये उसका फेवरेट डायलॉग था जो वो दोहराती रहती थी। ये एक दिन की बात नहीं थी, हमारी शादी के बाद से ही ऐसा हो रहा था। 36 गुण मिलाए थे शादी के वक्त, पर बाद में तो ऐसे लगता था कि जैसे वो ज़मीन और मैं आसमान। मैं खुले हाथों से खर्च करने वाला था। कोई भी आकर मुझसे कुछ मांगता तो मैं मना नहीं कर पाता था, लेकिन वो तो दांतों से रुपये दबाकर गिनने वालों में से थी। एक रुपया भी इधर से उधर होता तो वो पूरा हिसाब मांगती। मैं अपने अस्त व्यस्त घर को हमेशा गृह मानने वाला और अपनी मर्जी से जीने वाला था, लेकिन वो घर को एक शो पीस की तरह रखने वाली थी। अक्सर बहस होती रहती थी हमारी कि ये सामान ऐसे क्यों रख दिया है, ये जूते रेक पर क्यों नहीं रखते हो, ये गीला टॉवल इसे सूखने के लिए क्यों नहीं रखते हो। बस ऐसी ही अनगिनत शिकायतें थी उसे मुझसे। आज तक कभी एक तारीफ के शब्द नहीं निकले मेरे लिए उसके मुंह से। हाँ, ये ज़रूर कहती रहती थी कि मेरी किस्मत ही फूटी थी जो मैं इस घर में आ गई। मैंने उसे खुश रखने के लिए जब साड़ी ला कर दी तो खुश होने की बजाय फिर गुस्सा होने लगी। अरे अभी दुर्गा पूजा पर तो ली थी ना साड़ी, हे भगवान इतनी फिजूल खर्ची, हद होती है ना किसी बात की। मैंने एक दिन सोचा कि बेचारी पैसों के चलते कोई गहने नहीं बनवाती है, तो थोड़े से पैसे बचाकर उसके लिए एक अंगूठी बनवाई। जब घर गया तो उसे कहा, अपनी ज़रा आंखें तो बंद करो, तुम्हारे लिए एक तोहफा है। उसने आंखें बंद की तो उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई, तो बस देखते ही बजाय खुश होने के वो तो लगी बोलने, मेरी बात सुनो, पैसे बच जाए इसलिए मैं माँ से मिलने तक नहीं जाती हूँ। लेकिन क्यों ये पैसे तुम मुझसे छुपा कर रखते हो जो आज ये अंगूठी ले आए। मेरा तो इश्क की हवा बनकर उड़ गया और मैंने सोचा कि इसके लिए अब कभी भी कुछ नहीं लाऊंगा। मैं सोच रहा था कि इसकी नहीं मेरी किस्मत फूटी थी जो इतनी नीरस पत्नी मिली है मुझे। ये ना तो कभी खुश होती है मुझसे और ना ही प्यार के दो मीठे बोल ही बोलती है। मुझ में ही कमियां नज़र आती हैं इसे तो बस। मैं आज तक भी उसके स्वभाव को समझ ही नहीं पाया था और सोच रहा था कि सुबह से रात तक मेरी बाकी सब बातों का ख्याल रखती है, मेरी मनपसंद का खाना भी बनाती है। लेकिन क्या भौतिक सुख ही सब कुछ है? भावात्मक सुख की कोई भी कीमत नहीं है इसके लिए। उसके लिए भी तो कोई जिम्मेदारी होती है ना। मैंने उसे मन ही मन कुढ़ते हुए कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारे लिए सिर्फ घर को ही संवारना और घर में हर बात पर अनुशासन रखना यही सब कुछ है, तो आज के बाद ऐसे ही सही, तुम इसी तरह से खुश रहो। मैं सुबह ही घर से निकल जाता और दोपहर ऑफिस की कैंटीन में खाना खा लेता। लेकिन जब शाम को घर लौटते हुए सोचता कि शायद उसे मेरी कमी महसूस होती होगी, लेकिन मैंने देखा कि ना तो देर से आने का पूछती थी, ना ही उसे कोई भी फ़र्क ही पड़ता था। आज भी मेरे मोजों में से वो गंध आने की शिकायत करती है। मेरे ऑफिस में खाना खाने के लिए फिजूल खर्ची बताती है। मुझे लगता था कि कमाने के बावजूद भी इंसान को खुद पर पैसे खर्च करने का हक नहीं है क्या? मैं दुखी हो गया था उसकी इन आदतों की वजह से। अब बिट्टू का ख्याल ना होता तो मैं कब का घर छोड़कर चला जाता। मुझे लगने लगा था कि शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। धीरे धीरे मैंने उसे बदलने की अपनी आदत ही छोड़ दी। मुझे अब यही लगता था कि मेरी यह बदरंग ज़िंदगी ऐसे ही निकलने वाली है। एक दिन मैं कैंटीन में बैठा सैंडविच खा रहा था कि सविता कैंटीन में आई और कहने लगी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैंने उसे कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये कैंटीन सबके लिए ही बनी है। मेरे पास बैठते हुए वो बोली, आपका घर यहीं पास में ही है ना? मैं हैरान हो गया कि इसे कॉलेज में आए अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन ये मेरे बारे में कितना जानती है। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, हाँ पास ही है। वो बोली, फिर आप रोज़ यहाँ ही क्यों खाना खाते हैं? अपने घर में क्यों नहीं खाते हैं? आपकी वाइफ कहीं बाहर गई है क्या?
उसने मुझसे सवाल किया, लेकिन मैं सोच रहा था कि अब इसे क्या बताऊं। मैंने बात टालते हुए कहा, अरे वो समय की बचत हो जाती है बस, इसलिए यहीं खा लेता हूँ। हम दोनों ने बातें करते हुए कॉफ़ी भी साथ ही पी। इसी तरह हमारी रोज़ बातें होती रहती। सविता परिवार की जिम्मेदारियां उठाते उठाते 35 साल की हो गई थी। उसने अभी तक शादी भी नहीं की थी और शायद अब वो करना भी नहीं चाहती थी। उसके बाद से तो हम रोज़ ही कैंटीन में मिलने लगे। मैं उसे मिलने के बाद से सोचता था कि सविता जैसी लड़की मुझे पहले क्यों नहीं मिली। वो मेरे लिए रोज़ ही घर से टिफ़िन लेकर आती थी, लेकिन मेरे कैंटीन में खाने की ज़िद से रोक देती और मुझे कैंटीन में खाने नहीं देती। मैं सोचता कि यह और तो किसी से बात तक करना पसंद नहीं करती है, फिर मुझ पर ही इतनी मेहरबानी क्यों। एक दिन वो बोली, जानते हो समीर, मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना कोई लड़की ना लड़का, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं किसी से दोस्ती करना। लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बस इसलिए मैं तुमसे बात करती हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि इसे कितने गुण नज़र आते हैं मुझ में, लेकिन चारू को फिर क्यों हर वक्त मुझ में बुराई नज़र आती है। कमी मुझ में नहीं, उस घमंडी औरत में थी। मैंने खुद के दिल को समझाया और सविता की दोस्ती को स्वीकार कर लिया। अब मैं बिल्कुल भी उदास नहीं रहता था। सुबह ऑफिस पहुंचने की जल्दी होती थी। उसके बाद मैं सारा काम निपटाकर मेरा बाकी सारा वक्त सविता के लिए होता था। हम दोनों बहुत बार कॉफ़ी पीने के लिए कॉफ़ी शॉप जाते थे। काफ़ी बार हम पार्क में भी जाते थे। एक बार हमने फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया। घर में यह कहकर निकला कि ऑफिस जा रहा हूँ। रविवार को भी ऑफिस, चारू बोली। बाकी दिन हफ्ते में ऑफिस बिताकर पेट नहीं भरता है क्या? एक बार तो मन किया ना जाऊं। चारू के इस बदलते हुए रूप को देखकर दिल किया कि रुक जाऊं, लेकिन बाद में सविता के साथ वक्त बिताने के बारे में सोचकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और चला गया। मैं रविवार को भी कोई बहाने से घर से निकल ही रहा था कि आज भी ऑफिस में काम है, लेकिन चारुलता ने कहा कि पूरा हफ्ता काम करने के बाद भी पेट नहीं भरता है, जो आज भी रविवार को ऑफिस चल दे। मुझे चारुलता में एक नया बदलाव आता दिखा और सोचा रुक जाऊं, लेकिन सविता के साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश में मना न कर सका और चल दिया। फिल्म में बहुत ही डरावने सीन थे, एकदम डरा देने वाले। सविता ने तो एक सीन में मेरा हाथ ही कसकर पकड़ लिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यह सोचकर कि दूसरी बार किसी नारी ने यूं मेरा हाथ प्यार से पकड़ा है। उस समय मैं चारुलता को भी भूल गया था। एक पल के लिए भी मुझे चारुलता का ख्याल तक नहीं आया। फिल्म देखने के बाद हम दोनों ने बाहर खाना खाया। बाद में हम दोनों एक पार्क में बैठ गए और मैंने सविता का हाथ अपने हाथों में ले लिया। जहाँ पर मैं शाम को मुंह लटकाए आता था, वहीं अब गुनगुनाते हुए आ रहा था। घर के अंदर आने के बाद चारुलता ने कुछ भी सवाल नहीं किया और ना ही कोई आजकल दखल देती थी। पहले की तरह से मुझे किसी बात के लिए टोका टाकी भी नहीं करती थी। खाना खाने के बाद वो बहुत ही मधुर से स्वर में बोली, सुनो, आजकल क्या ऑफिस में बहुत काम होता है आपको? मैंने कहा हाँ, तुमको और ज़्यादा पैसे दे सकूं, इसलिए आजकल ओवर टाइम कर रहा हूं। वो बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इतने पैसों से घर चलाना आता है। मैंने कहा, वो आजकल अब बहुत से काम करने के लिए जो जिम्मेदारी ली है उसे पूरा करना है मुझे। मैं रात भर सोचता रहा कि कैसी है यह। जब मैं इसके साथ वक्त बिताना चाहता था तो इसके प्यार के दो बोल को भी तरस जाता था। आज ये खुद ही मुझे इतना सब कह रही है, कहीं इसे शक तो नहीं हो गया। ये सोचकर मैं बुरी तरह से डर गया, इसे कहीं मेरे और सविता के रिश्ते के बारे में पता तो नहीं चल गया। इसके गुस्से का भी कोई भरोसा नहीं है कि ये ऑफिस में आकर गुस्से में बोलना ना शुरू कर दे और कहीं हाथ तक ना उठा दे। ये सोच सोचकर रात भर घबराता रहा। चारुलता के बारे में सोचकर डर गया कि पता नहीं यह सच जानने के बाद क्या करने वाली है, और मैं उसका हाथ अपने ऊपर से हटाकर दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। अगले दिन मुझे जब सविता मिली तो वह बहुत उदास थी। सविता ने कहा, सुनो समीर, कब तक मैं किराए के घर में रहूंगी? मैंने एक ज़मीन देखी है, सोच रही हूँ खुद का मकान बना लूँ, लेकिन वो ज़मीन 7 लाख की है और मेरे पास सिर्फ 2 लाख ही हैं। अगर तुम मुझे पैसे के लिए मदद कर दो तो मैं वो ज़मीन खरीद सकती हूँ, और फिर मैं भी तो तुम्हारी ही हूँ ना।
मैंने कहा सविता देखो अभी बहुत मुश्किल है और 20,000 की नौकरी में घर ही बहुत मुश्किल से चलता है। इतने बड़े शहर में कुछ दिन और क्यों नहीं इंतज़ार कर लेती तुम। सविता तो जैसे अजीब सा बर्ताव करने लगी, बोली वाह आज पहली बार मांगा है तुमसे, वो भी मना कर दिया। मतलब मैं तो फिर टाइम पास हूँ ना, घर में बीवी और बाहर मैं। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। तुम चाहो तो मदद कर सकते थे। वो जो गांव में ज़मीन है तुम्हारी। बोला हाँ। तो तुम क्या सोचती हो वो ज़मीन चारुलता बेचने देगी क्या? अपने पुरखों की निशानी समझती है उस ज़मीन को वो। सविता ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस पैसे चाहिए, जैसे भी करके दो मुझे। लेकिन अगर तुमने पैसे ना दिए तो मैं सब तस्वीरें तुम्हारे घर जाकर चारुलता को दिखा दूंगी। अगर तुम नहीं हो मेरे तो मैं भी क्यों बनी रहूं तुम्हारी। यह कहकर सविता जाने लगी और कुछ देर बाद उसने आकर मेरे मेज पर सारी तस्वीरें पटक दी। मैं उसे देख अवाक सा रह गया। उसमें थिएटर की सब तस्वीरें थी जिसमें बहुत बार मेरा हाथ उसके हाथ में था और कभी उसका सर मेरे कंधे पर। और वो बोले जा रही थी कि यह सब मैं चारुलता को भेज दूंगी और साथ ही एक चिट्ठी भी लिख कर डाल दूंगी। लेकिन मैंने तो सिर्फ तुम्हारा हाथ ही पकड़ा था। वो हंसते हुए बोली वो तो सिर्फ तुम जानते हो या मैं, चारुलता नहीं। वो यह कहकर हंसती हुई चली गई। मैं सोच रहा था कि अब मरने के सिवा कोई और चारा नहीं है। चारुलता के हाथ से मरने के बजाय खुद ही मर जाऊं वो अच्छा है। आज की रात तो कम से कम बिट्टू और चारुलता के साथ गुजार लूं। कल जो जाऊंगा तो फिर घर वापस नहीं आऊंगा। घर जाकर मैं बिट्टू को गोद में लिए बैठा रहा। मेरा मन बहुत उदास और परेशान था। मैंने चारुलता को देखा और सोचने लगा कि आजकल यह भी मुझे नहीं डांटती है। मेरा दिल कर रहा था कि वो अभी उठकर मुझे पहले जैसे ही डांट लगाए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज कितना अपनापन और एक सच्चाई इसके प्यार में, जो आज तक मैं समझ नहीं पाया। कितना मूर्ख इंसान हूँ मैं। चारुलता जो कह रही थी वो मुझे और घर को संवारने के लिए ही तो कहती रही है। फिर क्यों मैंने इस बेचारी पर दोष लगाया। शायद मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज भी शायद मुझे उसकी डांट से डर लग रहा था। बिट्टू सो गया था और शायद चारुलता भी सो गई थी। मेरी आंखों में ज़रा सी भी नींद का नामो निशान तक नहीं था और मैं ऊपर पंखे की तरफ एकटक देखकर सोचों में डूबा हुआ था कि अगर सविता ने अपनी गिरी हुई औकात दिखा दी तो आज मैं अपने परिवार से दूर हो सकता हूँ, क्योंकि चारुलता मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी और मैं बिट्टू और अपनी चारुलता को खो ना दूँ। ये सोच सोच कर समीर का दिल घबरा रहा था कि ना जाने अब क्या होगा। मुझे लगा शायद चारू सो रही है, लेकिन वो तो जाग रही थी और मेरी तरफ ही ध्यान था उसका। वो बोली ए सुनो, सविता से क्या झगड़ा हो गया है तुम्हारा, जो मुंह लटकाए बैठे हो तुम। वो मुंह घुमाकर लेट गई, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बात गले में अटक गई है। वो बोली सविता कुमारी है ना, उसके साथ रहना चाहते हो? मैंने रुंधी आवाज़ में कहा चारू ऐसा क्यों कह रही हो तुम? वो थोड़ा सा रुक कर बोली देखो समीर, मैंने तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकती हूँ और तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुमको छोड़ दूंगी अगर चाहते हो तो। और ऐसे डर क्यों रहे हो तुम? मैं खा नहीं जाऊंगी तुम्हें। मैंने उसे कहा अगर इतनी ही परवाह थी मेरी तो पहले क्यों ना इतना प्यार दिखाया तुमने। मेरी भावनाओं की कदर तक नहीं की तुमने कभी। इसकी जिम्मेदार भी तुम हो। मैंने तो तुम्हें खुश रखने की कोशिश की थी। मैं रोते रोते बोला उसे, लेकिन मुझे साथ ही उस पर भी आज दया आ रही थी। लेकिन वो थोड़ा सा रुक कर बोली समीर, मैं जानती हूँ कि सब गलती मेरी ही थी, लेकिन पिताजी को माँ पर बचपन से हर बात के लिए रौब जमाते ही देखा है और पिताजी को उन्हें मारते पीटते हुए ही देखा है। माँ हर वक्त डरी हुई और सहमी हुई ही रहती थी। एक बार तो मैं माँ के ऊपर गुस्से में बरस पड़ी कि माँ क्यों तुम रोज़ इनका जुल्म सहती रही हो। अगर पहले ही दिन से इन्हें रोक दिया होता तो बिना डरे आज इनकी ये हिम्मत ना होती। बस समीर, मैंने भी सोचा कि माँ तो सहन कर गई, लेकिन मैं ऐसा खुद के साथ कभी भी नहीं होने दूंगी और मैंने तुम पर हर बात पर रौब दिखाना शुरू कर दिया। मैंने उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनकर ये सोचा कि इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है। ये तो शादी के पहले से ही अजीब सी जिंदगी बिता रही थी।
मैंने पूछा, लेकिन चारू, आज तक तुमने मुझे नहीं बताया ये सब। वो बोली, हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि माए की बात सुनकर तुम कुछ गलत समझो। लेकिन समीर, जब तक मुझे खुद की गलती का एहसास हुआ, तुम बहुत दूर जा चुके थे। एक दिन मैं बिट्टू को पार्क में लेकर गई तो देखा सविता ने तुम्हारे कंधे पर सर रखा हुआ था। मैं समझ चुकी थी कि यह सब मेरी वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैंने हर बात पर तुम पर दबाव डालने की कोशिश की थी। और तभी मैंने ये सोच लिया था कि अगर तुम सविता के साथ खुश हो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाऊंगी। मैंने कहा, नहीं चारू, मैं नहीं रह सकूंगा बिना तुम्हारे, मुझे माफ़ कर दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ। और यह कहकर मैंने उसे सब बात बता दी। चारू सुनकर बोली, वो कौन होती है तुम्हें ब्लैकमेल करने वाली? और मैंने कहा है ना कि जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकती है वो तुम्हारा। अब चिंता ना करो और आराम से सो जाओ। समीर ने सुबह होने पर चारुलता से कहा, चारू, एक बात तो बताओ, तुम करने क्या वाली हो आखिर? चारुलता ने उसे घूरते हुए कहा, आज के बाद जाओगे, देखोगे किसी और को मेरे अलावा? बोलो। समीर ने कहा, देखो चारुलता, तुम अब फिर गुस्सा हो रही हो मुझसे। मैंने कहा ना कि तुम मुझे दिल से प्यार दो। मैं वादा करता हूँ कि किसी और की तरफ मैं आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। चारुलता ने कहा, ठीक है, तुम बिट्टू का ख्याल रखना, मुझे कहीं ज़रूरी काम से जाना है। समीर ने उसे बिना कोई और सवाल करे कहा, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। चारुलता खुद में ही बहुत तेज और चुस्त स्वभाव के कारण सविता के घर को ढूंढने के लिए उसे परेशानी नहीं हुई। उसने दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी, जो चारुलता को देखकर बोली, जी नमस्ते, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन? चारुलता ने कहा कि मुझे तुम अंदर आने के लिए नहीं कहोगी सविता? सविता उसके मुंह से खुद का नाम सुनकर घबराते हुए बोली, आपको कैसे पता मेरा नाम सविता है? चारुलता ने हंसते हुए कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। सविता ने घबराकर कहा, क्या 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 पता है आपको? सविता का हाल तो ऐसा था कि काटो तो खून नहीं। चारुलता ने कहा, बताती हूँ। फिर मैं कौन हूँ? मैं हूँ समीर की पत्नी चारुलता। सविता के मुंह से निकला, क्या चारुलता? चारुलता ने उसे तकरीबन घूरते हुए कहा, हाँ, मैं हूँ चारुलता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पति को ब्लैकमेल करके हमारी पुरखों की ज़मीन को हथियाने की और समीर पर खुद का हक जमाने की? तुम क्या समझती हो, अगर समीर या मुझसे कोई आपस में गुस्सा राजी चल रहा है तो तुम मौके का फ़ायदा उठा लोगी? तुम्हारे बाप का राज है क्या? और कौन से पति पत्नी हैं दुनिया में जिनका कभी गुस्सा राजी ना हुआ हो? बोलो जरा। चारुलता ने उसे धमकाते हुए कहा। सविता को उम्मीद भी नहीं थी कि समीर की पत्नी इतनी तेज भी हो सकती है। चारुलता ने कहा, इसी वक्त चलोगी तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन? सविता ने घबराकर उसके पैर पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, इसमें मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। आप और जैसे कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप कहो तो मैं ये शहर छोड़कर ही चली जाऊंगी, लेकिन मुझे जेल में बंद ना करवाना आप। चारुलता ने कहा, ठीक है, तुम शहर छोड़ो या यहीं रहो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज के बाद अगर मेरे घर पर आंख तक भी उठाकर देखी ना, तो अगली बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, समझी तुम? इतना कहकर चारुलता अपने घर वापस आ गई। चारुलता को देख समीर ने घबराहट से पूछा, कहाँ से आ रही हो चारुलता, और क्या करके आई हो आज तुम? चारुलता ने कहा, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी तुम्हें अब तंग नहीं करेगा। समीर ने कहा, ऐसा क्या किया है तुमने? चारुलता ने उसे सब कुछ बता दिया, जो सुनकर समीर हैरान हो रहा था, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कभी भी कि चारुलता का ये रूप भी हो सकता है। समीर ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन सविता के घर का तुमने पता कैसे किया? चारुलता ने कहा, देखो समीर, तुम और मैं एक ही शहर में हैं, समझे ना? और मेरे लिए कोई मुश्किल का काम नहीं है कि मैं उसका पता ना जान पाती। आज तो समीर को खुद पर गर्व हो रहा था कि वो एक बहुत हिम्मत वाली और समझदार पत्नी का पति है। अगले दिन जब समीर अपने ऑफिस गया तो पता चला कि सविता भी नौकरी और शहर छोड़कर जा चुकी थी।